हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन और इसका ऑलमोस्ट हम लोग सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। इसके ऑलमोस्ट सारे पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और अब हम लोग इसका समरी पढ़ेंगे कि और क्या क्या पार्ट इसमें छूट गया है। तो क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जहाँ जहाँ एटीपी बना था उसको हम एक जगह समराइज करते हैं और उसका हम हेडिंग डालते हैं एटीपी बजट। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ते हैं, एटीपी बजट। एटीपी बजट में आपको पता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इस सेलुलर रेस्पिरेशन में एटीपी दो तरीके से बनता है। एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन और दूसरा जो होता है वो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से कुल कितना एटीपी बनता है, 6 एटीपी बनता है और ऑक्सीडेटिव से कुल कितना बनता है, 34 एटीपी बनता है। ये मैं जो बताया हूं टोटल ग्रॉस में बताया हूं आपको, नेट में नहीं बताया हूं, ग्रॉस में बताया हूं कि ग्रॉस में कितना बनेगा। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम डिवाइड करें कि कहां कितना बनता है, तो 3 पार्ट हैं इसके। एक है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा पार्ट क्या है, क्रेब्स साइकिल और जो थर्ड पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको हम लोगों ने इन तीनों टॉपिक को डिटेल में पढ़ लिया है। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है, क्या ग्लाइकोलिसिस में दो चीजें बनती हैं। पहला तो क्या बनता है, 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से डायरेक्ट 4 एटीपी बनता है विदाउट यूजिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बिना यूज किए ग्लाइकोलिसिस में सीधे हमको 4 एटीपी मिल जाता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमको और क्या मिलता है, ग्लाइकोलिसिस में और क्या मिलता है, ग्लाइकोलिसिस में हमको 2 मॉलिक्यूल NADH2 मतलब ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स भी हमको 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। कहाँ, ग्लाइकोलिसिस में। और ग्लाइकोलिसिस की एक और खास बात है कि ग्लाइकोलिसिस में जो थर्ड उसका जो फीचर है वो क्या है कि उसमें 2 एटीपी यूज्ड होता है। तो ये जो 2 एटीपी यूज हो रहा है इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि टोटल ग्रॉस में से 2 जब निकालेंगे तो कितना नेट मिलेगा हमको। क्लियर। तो ये तो ग्लाइकोलिसिस हो गया। अब क्रेब्स साइकिल में देखें तो क्रेब्स साइकिल आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस जब होगा तो ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेक एसिड बनता है और ये दोनों पायरुवेक एसिड कहाँ इंटर करेंगे, क्रेब्स साइकिल में 1 by 1। जिसका मतलब ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से क्रेब्स साइकिल के कितने टर्न चलेंगे, 2 टर्न चलेंगे। तो इन 1 टर्न क्या हुआ, 1 टर्न क्या बना, 3 क्रेब्स साइकिल इसमें क्या होगा, इन 1 टर्न 3
FADH2 का फॉर्मेशन होगा और 1 FADH2 का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ 1 GTP भी बनेगा। तो आप देखें कि जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं वो कितने बने, 4। तो जब ये 2 टर्न चलेगा, 2 टर्न, तो 2 टर्न में क्या होगा, ये बनेगा 6 NADH2 हो जाएगा और 2 FADH2 हो जाएगा और ये 2 GTP हो जाएगा। और आपको पता है कि जब ये NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंटर करते हैं तो 1 NADH2 से 3 ATP बनता है। इसका मतलब यहां अगर 2 है तो 2 से कितना बनेगा, 2 NADH2 से ग्लाइकोलिसिस में 6 ATP। तो अगर ग्लाइकोलिसिस में देखिए तो ऑक्सीडेटिव से कितना आया, 6, और सबस्ट्रेट से कितना आया, 4। तो 6 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 ATP डायरेक्ट सबस्ट्रेट से आया। तो ग्लाइकोलिसिस में कुल कितना बना, 10 ATP का फॉर्मेशन हुआ। और अगर हम यहां से 2 ATP निकालें, -2 ATP, तो ग्लाइकोलिसिस का जो नेट गेन है वो कितना है, 8 ATP का है। और यहां आप देखिए क्रेब्स साइकिल में क्या हो गया, 6 NADH2 इंटू 3, इसका मतलब 18 ATP तो इस रिड्यूस्ड कोएंजाइम प्रोड्यूस कर देगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। और ये क्या होगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 ATP ये प्रोड्यूस कर देगा। तो इसका मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अगर होगा तो 22 ATP क्रेब्स साइकिल में बन जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, और ये 2 GTP ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये GTP वाला है, जब ये तो डायरेक्ट ATP में कन्वर्ट हो गया तो कितना हो गया, 24 ATP। क्लियर। और एक और रिएक्शन होता है ग्लाइकोलिसिस, और एक और रिएक्शन होता है कहां, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। और उस लिंक रिएक्शन में क्या होता है, उस लिंक रिएक्शन में भी क्या होगा, 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो 2 इंटू 3 मतलब 6 ATP का फॉर्मेशन यहां भी होगा। तो इस तरह से क्या दिखा आपको कि पूरे के पूरे रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ उससे आपको 4 ATP यहां मिला और 2 ATP क्रेब्स साइकिल में मिला। तो कुल टोटल कितने हो गए, 6 ATP। और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ उसमें क्या मिला, ग्लाइकोलिसिस में कुल कितना मिला, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 6 कहां मिला, ग्लाइकोलिसिस में, और 22 मिला आपको क्रेब्स साइकिल में, और लिंक रिएक्शन में कितना मिला, 6। तो ऑक्सीडेटिव का कुल टोटल कितना होगा, ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीडेटिव का निकालेंगे, ऑक्सीडेटिव, तो ग्लाइकोलिसिस में 6 ATP, क्रेब्स साइकिल में 22 ATP, और लिंक रिएक्शन में 2 ATP। तो टोटल कितना, 6 ATP। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 22 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 28, और 28 और 6 कितना हो गया, 34। तो ये कितना हो गया, 34 ATP आपको मिल गया ऑक्सीडेटिव से। और सबस्ट्रेट से आपको कितना मिल गया, जो सबस्ट्रेट से था क्रेब्स साइकिल में 2 और ग्लाइकोलिसिस में 4, मतलब सबस्ट्रेट से कितना मिल गया, सबस्ट्रेट से मिल गया आपको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से आपको मिल गया 4 + 2 = 6। तो ये टोटल आपको क्या मिल गया, आपको ATP बजट मिल गया कि रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन में
कहाँ कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो आपने देखा कि मोस्टली जो एटीपी जो बनता है वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम जब ऑक्सीडाइज होते हैं तब बनता है, और जो डायरेक्ट बन रहा है वो केवल 6 एटीपी था, और उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये एटीपी बजट हुआ। अब आपको यहीं इसी से कोरिलेटेड रिलेटेड एक टॉपिक है कि ये जो NADH2 ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस में बना वो माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसे आता है। हाउ द NADH2 प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस कम्स इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो NADH2 ग्लाइकोलिसिस में बना था ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये कैसे आता है, ये आता है सटल सिस्टम से। तो ग्लाइकोलिसिस में ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, इसी इनर मेम्ब्रेन में ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। और जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। और ये प्रोसेस आपको पता है कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और यहाँ क्या बनता है, इस प्रोसेस में क्या बनेगा, NADH2 मतलब रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। और ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स कहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है उसका इनर मेम्ब्रेन। और इसी में इनर मेम्ब्रेन में क्या चलता है, इसी इनर मेम्ब्रेन में चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसको कहाँ आना है, माइटोकॉन्ड्रिया के उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आना है। लेकिन ये आएगा कैसे, तो ये जो NADH2 ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बना हुआ है ग्लाइकोलिसिस में, ये डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं आएगा। इसके लिए क्या बना होगा, इसके लिए सटल बने होंगे, सटल सिस्टम होगा। क्या बना होगा, सटल सिस्टम होगा। और कितने तरह के सटल सिस्टम होंगे, तो याद रखिएगा इसके लिए 2 सटल सिस्टम काम करते हैं। हाउ द reduced coenzymes produced in glycolysis enters into the electron transport system. It enters into the electron transport system through the subtle system, and in aerobic respiration 2 type of subtle systems are operated. 2 तरह के subtle system ऑपरेट करते हैं। एक subtle system होता है मैलेट एस्पार्टेड सटल सिस्टम। और जो दूसरा सटल सिस्टम होता है वो होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इस ग्लाइकोलिसिस में बनने वाले रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स को लाने के लिए 2 सटल सिस्टम्स काम करते हैं। ये जो सटल सिस्टम काम करेगा ये मोस्टली ये कहाँ काम करता है, इट वर्क इनटू द हार्ट्स, ये हार्ट में काम करता है, ये लीवर में काम करता है, एंड इट आल्सो वर्क इन किडनी में भी काम करता है। तो यहाँ अगर ये सटल सिस्टम काम हुआ तो ये क्या करेगा, ये सटल सिस्टम अगर वर्क करेगा तो ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स को ETS के FMN को अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। मतलब व्हेन द mallet aspartate subtle systems are working, then the reduced coenzymes of glycolysis comes into the electron transport system and it brings its electron and proton
टू द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज FMN, और उस केस में 3 ATP का फॉर्मेशन एक NADH2 से होगा। और जब ये सेटल सिस्टम काम करेगा तो रेस्पिरेशन में 38 ATP का फॉर्मेशन होगा। याद रखिएगा, जब मैलेट एस्पार्टेट सेटल सिस्टम काम करेगा तो उस केस में एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 38 ATP का फॉर्मेशन होगा। जब ये सेटल सिस्टम काम करेगा, मैलेट सेटल सिस्टम वर्क करेगा, तो ग्लाइकोलिसिस का जो NADH2 है वो दोबारा जब ऑक्सीडाइज होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसको देगा? FMN को देगा। और यहां से जब वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो उससे 3 ATP का फॉर्मेशन होगा। और ये सेटल सिस्टम हमारे जिस ऑर्गन में काम करता है वो है हार्ट, लिवर एंड किडनी। इसके अलावा एक और सेटल सिस्टम काम करता है, उसका नाम है ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल सिस्टम। ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल सिस्टम जब वर्क करता है तो वो ग्लाइकोलिसिस के रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स को FMN को न दे करके यूबीक्विनोन को दे देता है। और जब यूबीक्विनोन को देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूबीक्विनोन को जब देगा तो वहां उस केस में उससे केवल 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर ये सेटल सिस्टम काम करेगा तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 38 ATP का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर ये सेटल सिस्टम काम करेगा तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 36 ATP का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? ये हम ग्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं, नेट गेन की बात कर रहा हूं। यहां नेट गेन कितने की होगी? 38 की, और यहां नेट गेन कितना होगा? 36 का। ग्रॉस में बात करेंगे यहाँ तो नेट प्रोडक्शन 40 का होगा, 2 यूज निकाल देंगे तो 38 हो जाएगा। और यहाँ जो नेट प्रोडक्शन होगा, वो ग्रॉस प्रोडक्शन जो होगा वो 38 का होगा। और जो 2 ग्लाइकोलिसिस में यूज होगा उसको जब आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया कि ये 2 सेटल सिस्टम रेस्पिरेशन में कई जगह लिखा होता है। रेस्पिरेशन में कई जगह लिखा होता है, क्या लिखा होगा? C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 36 ATP, और कहीं कहीं लिखा होता है 38 ATP। तो ये 38 ATP और 36 ATP का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया। इसका कॉन्सेप्ट है कि ग्लाइकोलिसिस का जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है वो ऑक्सीडाइज होगा, और वो ऑक्सीडाइज होने के लिए उसको आना होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो इन सेटल सिस्टम के थ्रू आएगा। अगर मैलेट एस्पार्टेट सेटल सिस्टम काम करेगा तो 38 ATP का फॉर्मेशन होगा, और ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल सिस्टम का काम अगर वर्क करेगा तो 36 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद का टॉपिक क्या है? इसके बाद का टॉपिक है कि पूरे रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज होगा जब ऑक्सीडाइज होगा तो इससे क्या निकलेगा? जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इससे क्या निकलेगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड ना, और क्या निकलेगा? 6H2O भी निकलेगा। तो इनका भी एक क्या देखें, इनको भी एक, तो इनका भी एक हिसाब देख लें कि ये कहां कहां निकलते हैं। क्लियर? ये तो समरी रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि पूरे रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। यहाँ जितना भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो सारे के सारे कार्बन किस फॉर्म में निकलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलेंगे। तो वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो रेस्पिरेशन में होगा वो कहाँ होगा और कहाँ से कितना कार्बन रिलीज होता है? तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। और आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन
क्या होता है, नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, मतलब एक भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। जीरो, जीरो मतलब कहीं भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं होता है ग्लाइकोलिसिस में। इसका मतलब इस ग्लाइकोलिसिस में कहीं कार्बन रिलीज नहीं होता है। तो यहाँ क्या होगा, नो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और जब डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है, नो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, नो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब यहां एक भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं हुआ, और जब डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होगा। अब हम देखिए दूसरा क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन में क्या होगा, इसको देखिए ध्यान से। लिंक रिएक्शन में क्या आएगा, पायरविक एसिड, पायरविक एसिड जो होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और जब पायरविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, और यहाँ पायरविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एक पायरविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 2 पायरविक एसिड से 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये पायरविक एसिड कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, और ये कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का। पायरविक एसिड का एक 1 मॉलिक्यूल कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का, तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल अगर हो गया तो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। एसिटाइल कोएंजाइम्स कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है, तो 2 मॉलिक्यूल हो गए तो कितने कार्बन हो गए, 4। इसका मतलब बाकी कार्बन कहाँ गया, क्या बाकी कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल कितने टर्न चलता है, 1 टर्न 1। ये जो क्रेब्स साइकिल होगा ये कितने टर्न चलेगा, ये 2 टर्न चलता है, 2 टर्न क्रेब्स साइकिल चलेगा। 1 टर्न में क्या होगा, 1 टर्न में 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जिसका मतलब अगर ये 2 टर्न चलेगा तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। इसका मतलब क्रेब्स साइकिल में डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन 2 टाइम होता है इन 1 टर्न। कहां कहां होगा, एक जगह केवल डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, और एक जगह डीकार्बोक्सिलेशन के साथ डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी होता है। यहां भी डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के साथ साथ। ठीक, तो क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो होगा वो कितनी बार होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन 2 टाइम होगा 1 टर्न में। तो ये कितनी टर्न चलेगा, ये चलेगा, ये 2 टर्न चलता है, तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो आपको मिल गया कि ये जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो रहे हैं, इस 6 में से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिंक रिएक्शन में रिलीज हो रहे हैं, और 4 कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब्स साइकिल में रिलीज हो रहा है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जो पूरा हिसाब था वो आपको मिल गया। अब थोड़ा हम लोग इसको देखते हैं, वाटर का क्या होता है, इसको भी देखिए ध्यान से। वाटर का देखते हैं कि वाटर का क्या हुआ। वाटर का क्या होता है,
वाटर के बारे में देखें हम लोग, फिर वही ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब्स साइकिल में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। तो पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, और तीसरा जो होता है क्रेब्स साइकिल। और ईटीएस भी देख लेते हैं, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ हाइड्रेशन रिएक्शन होता है और कहाँ डिहाइड्रेशन। तो ग्लाइकोलिसिस में जो हाइड्रेशन होता है, वो एक जगह होता है जब फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, जब उससे फॉस्फेट अटैच्ड होता है तो वहाँ वाटर का यूज होता है। और कितना वाटर यूज होगा? 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल वाटर यूज होगा। और दूसरा जो डिहाइड्रेशन की बात करें, तो जो डिहाइड्रेशन होगा यहाँ कब होगा? जब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ भी क्या होता है? यहाँ 2 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होता है। तो इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस में हाइड्रेशन भी हुआ और डिहाइड्रेशन भी हुआ। अब लिंक रिएक्शन देखें तो यहाँ न तो कहीं हाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, हाइड्रेशन नहीं हो रहा है, 0। और डिहाइड्रेशन भी 0, मतलब न तो यहाँ हाइड्रेशन हुआ और न ही डिहाइड्रेशन हुआ। लेकिन क्रेब्स साइकिल में हम आते हैं। क्रेब्स साइकिल में अगर हम हाइड्रेशन की बात करें तो यहाँ जो हाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है, जहाँ वाटर यूज होता है, तो कहाँ वाटर यूज होगा? कि वाटर जो यूज होता है पूरे प्रोसेस में 4 टाइम हाइड्रेशन रिएक्शन होता है, और 1 टाइम जो होता है, जो 1 टाइम होगा, 1 टाइम इसमें डिहाइड्रेशन होगा। अब आप देखिए रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स की बात करें, रिड्यूस्ड कोएंजाइम बार बार आ रहा है, याद देखिएगा। ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ, लिंक रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ, और क्रेब्स साइकिल में 6NADH2 और 2FADH2, मतलब रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स कितने हो गए? 8 हो गए। तो आप देखिए टोटल रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स कितने हो गए? टोटल रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हो गए, टोटल रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स कितने हो गए? 12 मॉलिक्यूल, 12 NADH2। और ये लोग जब जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो आपको पता है कि 1 NADH2 से जब एक NADH2 जाएगा तो यहाँ क्या होगा? इससे 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और ये 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो इससे क्या बनेगा बेटा? इससे 1 मॉलिक्यूल वाटर बनेगा। इसका मतलब अगर ये 12 के 12 इंटर करेंगे तो इससे कितने वाटर बनेंगे? इससे 12 मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन होगा बेटा जी, इतना वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखो कितना वाटर बना, मतलब वाटर यहां भी बना ना, तो ये भी हाइड्रेशन हुआ, ये सब मेटाबॉलिक वाटर है। ये वाटर 12 मॉलिक्यूल, और हाइड्रेशन यहां भी हो गया, तो 12 + 2 14 हो गया। और हाइड्रेशन यहां भी हुआ, कितना? 4, तो 12 + 4 कितना हो गया? 16। तो टोटल हाइड्रेशन कितना हुआ?
हाइड्रेशन मतलब टोटल वाटर कितना बना, 16 मॉलिक्यूल बना। कितना हुआ, 16 टाइम इसमें क्या हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? अब इसमें से इतना जो वाटर आप देख रहे हैं बनते हुए, कितना वाटर बना, डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, हाइड्रेशन की बात नहीं करते हैं, डिहाइड्रेशन की बात करते हैं। तो ये तो डिहाइड्रेशन हुआ ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो ये क्या है, ये डिहाइड्रेशन है। यहां भी इतना वाटर, टोटल वाटर आप देखें तो कितना बना, टोटल वाटर जो बना इसमें, टोटल वाटर का जो फॉर्मेशन हुआ, ये जब यहां जाएगा तो क्या होगा, 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के हाफ 1 NaDH2 gives 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों क्या मिलेंगे, 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना, हाफ मॉलिक्यूल वाटर से और ऑक्सीजन से मिल करके क्या बनाते हैं, एक वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब ये सब के सब जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल जब इंटर करेंगे तो इससे कुल कितना वाटर बनेगा, 12 मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो वाटर कितना बन रहा है, तो देखिए 12 मॉलिक्यूल वाटर यहां बन रहा है, क्लियर, और 2 मॉलिक्यूल वाटर यहां बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल वाटर यहां बन रहा है, तो 12 2 14 हो गया, क्लियर। और ग्लाइकोलिसिस में भी क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल बनता है, तो कुल मिलाकर कितना होगा, 16 मॉलिक्यूल वाटर का। ग्लाइकोलिसिस में हाइड्रेशन 4 टाइम होगा और डिहाइड्रेशन भी क्या होगा, 1 टाइम होगा। 1 टाइम मतलब, तो अगर हम पूरा क्रेब्स साइकिल की बात करें तो पूरा क्रेब्स साइकिल में एक जगह वाटर रिलीज होता है और 4 जगह वाटर यूज होता है। तो अब अगर आप देखें ये 2 टर्न चलेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो वाटर कितना बनता है पहले इसकी बात करते हैं। तो वाटर आप देखिए 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बन गया, 2 ग्लाइकोलिसिस में बन गया, तो 12 2 14, और 2 क्रेब्स साइकिल बन गया, 14 2 16, तो टोटल कितना हो गया, 16। टोटल वाटर का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कितना हुआ, 16H2O हुआ है। कहां कहां बना, ये को मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो 12H2O बना था, 12H2O जो बना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बना, ग्लाइकोलिसिस में भी 2 बना है और क्रेब्स साइकिल में भी 2 रिलीज हुआ है, तो टोटल कितना हो गया, 16। लेकिन इस 16 में से जो 16H2O है इसमें से वाटर यूज भी हुआ है ना, कितना वाटर यूज हुआ है, तो आप देखिए क्रेब्स साइकिल में वाटर कितना यूज हुआ है, क्रेब्स साइकिल में वाटर के 8 मॉलिक्यूल यूज हुए हैं और ग्लाइकोलिसिस में भी वाटर का 2 मॉलिक्यूल यूज हुआ है। इसका मतलब कुल टोटल वाटर जो ये जो प्रोड्यूस हुआ मेटाबॉलिक वाटर, उसमें से 10 मॉलिक्यूल वाटर क्या हुआ है, यूज हो गया है। तो गेन कितने का हुआ, 6H2O का, और वही यहां लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये आपको वाटर का भी पूरा का पूरा आपको मैंने हिसाब दे दिया कि रेस्पिरेशन में वाटर कितना बनता है और कहां बनता है। अब क्या होता है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता दिया, वाटर के बारे में बता दिया, एटीपी के बारे में भी बता दिया, क्लियर। और वो 2 सटल सिस्टम थे उनको भी मैंने बता दिया। इसके अलावा एक और टॉपिक होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, आरक्यू। व्हाट डू यू मीन द टर्म आरक्यू, तो आरक्यू एक फॉर्मूला है, आरक्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेशन। आरक्यू से क्या पता चलता है कि रेस्पिरेशन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है
और कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है। आरक्यू स्टेट दैट हाउ मच ऑक्सीजन यूज्ड एंड हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन रेस्पिरेशन। ठीक, यही है आरक्यू। अब इस आरक्यू से हमको क्या पता चलता है? क्या इस आरक्यू से हमको पता चलता है, आरक्यू स्टेट दैट विच टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल यूज इन रेस्पिरेशन। जो आप ग्लूकोज ये वाला देखते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट यूज होता है तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल जब कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है तो उसे 6 CO2 और प्लस 6 H2O का फॉर्मेशन होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, इतना। अब आप देखिए इस फॉर्मूले में फिट करिए तो यहां कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, 6 ऑक्सीजन यूज हुआ, मतलब आरक्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, जितना ऑक्सीजन यूज हुआ उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। तो ये क्या है, ये किसका आरक्यू है, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। So if in respiration the respiratory fuel is carbohydrate, then their RQ is always 1. RQ से हमको क्या पता चलता है, RQ state that which type of fuel use in a respiration, कौन सा फ्यूल यूज होता है रेस्पिरेशन में और कौन सा फ्यूल यूज होना चाहिए, ये दोनों बताता है। कौन सा गुड फ्यूल है, कौन सा बैड फ्यूल है। तो यहां देखिए क्या है, यहां RQ 1 आया, मतलब जितना ऑक्सीजन यूज हुआ उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। और अगर किसी सबस्टेट का RQ 1 आता है, इसका मतलब रेस्पिरेशन में जो फ्यूल यूज हुआ है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन प्रोटीन होगा तो क्या होगा, क्या प्रोटीन का जो RQ होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है, 0.9 होता है। और फैट का जो RQ होता है वो भी लेस देन 1 होता है, 0.7 होता है। प्रोटीन का कितना होता है, 0.7 to 0.9 के कहीं बीच में ही होता है, तो हमने ले लिया लेस देन 1। अब देखिए जब किसी सबस्टेट का RQ लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है वो 1 से कम कब आएगी, जब ये वैल्यू ज्यादा होगी। जब ऑक्सीजन ज्यादा यूज होगा तभी तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी ना। तो अब अगर रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आरक्यू की वैल्यू घट गई। ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रहा है, भले उससे क्या होगा, आप देखेंगे फैट से एनर्जी हमको बहुत ज्यादा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में फैट गिव्स मोर एनर्जी, फिर भी हम कार्बोहाइड्रेट को प्रीफर करते हैं क्योंकि फैट से हमको ज्यादा एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन फैट को ऑक्सीडाइज करने के लिए या प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, और वो फूड आइडियल नहीं होता है भले उसमें एनर्जी ज्यादा हो। मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी अगर हो गई तो प्रॉपर ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा और वो अपनी फुल एफिशिएंसी का एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। इसलिए फैट एंड प्रोटीन इज नॉट अ गुड फ्यूल। प्रोटीन को तो ऐसे भी फ्यूल के फॉर्म में यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसे हमारे वो एक एनर्जी प्रोवाइडिंग बायोमॉलिक्यूल नहीं है। इसके अलावा ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। इसके अलावा कुछ एसिड होते हैं जिनका RQ क्या होता है, मोर देन 1 आ गया। अगर RQ मोर देन 1 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, RQ मोर देन 1 आ गया इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है बहुत ही कम यूज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। तो जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम ज्यादा रिलीज होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगा तो RQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोर देन 1 हो जाएगी। जैसे ऑक्जेलिक एसिड अगर है तो उसका RQ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और मैलिक एसिड है तो उसका RQ कितना होगा, 1.33 होता है। इसका मतलब ये RQ जो है ये 1 से ज्यादा होगा तभी जब ऑक्सीजन कम यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगा। इसका मतलब ये कम ऑक्सीजन भले यूज कर रहे हैं लेकिन ये बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, मतलब बहुत पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी बहुत अच्छा फ्यूल नहीं है। क्लियर। और आप एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखते हो तो ऑक्सीजन यूज ही नहीं होता है तो इसका मतलब RQ इन्फिनाइट हो जाएगा उसका। क्लियर। और जो सकुलेंट प्लांट होता है जिसका स्टोमेटा क्लोज्ड होता है उनका RQ 0 होता है क्योंकि वहां ना तो ऑक्सीजन यूज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं होता है वहां।
इसका उसका RQ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो RQ क्या बताता है, RQ हमको ये बताता है कि विच टाइप ऑफ फ्यूल यूज इन अ रेस्पिरेशन, जिसमें कौन सा फ्यूल रेस्पिरेशन में यूज होता है और कौन सा गुड फ्यूल है। तो इससे हमको RQ से हमको ये पता चल जाता है। दैट क्लियर। तो ये वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब और क्या बचा इसमें, इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्फीबोलिक पाथवे। क्या है, एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे इसको देखिए ध्यान से। ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, और फिर ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड फिर कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर इससे क्या चलने लगता है, क्रेब्स साइकिल। ठीक। प्रोटीन जब ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एमिनो एसिड, और ये एमिनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम फैट लेते हैं, फैट्स, तो ये जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और ये फैटी एसिड फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या दिखा रहा है कि इसमें इस रिस्पायरेटरी, ये जो रेस्पिरेशन है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक रिएक्शन है। यही हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसके में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि रेस्पिरेशन डेफिनेटली कैटाबोलिक रिएक्शन है, नो डाउट, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान ही ऐसे बहुत से क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एज वेल एज द फैट्स। मतलब रेस्पिरेशन एज अ कैटाबोलिक रिएक्शन, नो डाउट रेस्पिरेशन कैटाबोलिक रिएक्शन ही है, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान बहुत से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होते हैं एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एज वेल एज द फैट्स। इसका मतलब जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिज्म के साथ साथ किस में यूज हो रहा है, एनाबॉलिज्म में भी यूज हो रहा है, और इसीलिए रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। सो इट इज अ एम्फीबोलिक पाथवे। तो आज हम लोगों ने बच्चों ये समझ में आ गया होगा एम्फीबोलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैटाबॉलिज्म के साथ साथ उसके अंदर एनाबॉलिज्म भी चलता है, इसीलिए उसको हम एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। तो आज हम लोगों ने ये जो प्लांट फिजियोलॉजी का सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर खत्म कर लिया। इस चैप्टर में मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दिया, और उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में भी आए होंगे। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, कई बार सुनिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।